जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार और अस्थिरता से जूझ रहे थे, तब भारत में ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति अपने शिखर पर पहुंच रहे थे। इतिहास इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहता है। गुप्त साम्राज्य। तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी क्षेत्र से एक नए राजवंश का उदय होता है। इस वंश की नींव रखी श्रीगुप्त ने लगभग 240 से 280 ईस्वी के बीच। इसके बाद सत्ता संभाली घटोत्कच ने, जो 280 से 320 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन इतिहास की दिशा वास्तव में बदलती है 320 ईस्वी में, जब चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह करता है। इस राजनीतिक गठबंधन के बाद वह महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है और इसी के साथ गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत होती है। इसके बाद सत्ता आती है गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक के हाथों में, समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। उसने उत्तर भारत के 9 शासकों और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। उसकी सैन्य सफलताओं के कारण इतिहासकार उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक कवि, संगीत प्रेमी और वीणा वादक भी था। उसने अश्वमेध यज्ञ कर अपनी सार्वभौमिक सत्ता सिद्ध की। इसके बाद सत्ता संभाली चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 415 ईस्वी ने। उसने पश्चिमी भारत से शकों का अंत किया और व्यापार तथा संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी काल में भारत का स्वर्ण युग अपने चरम पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया और उसने भारत को शांत, समृद्ध और न्यायपूर्ण बताया। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी का शासन आता है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त था, जिसने हूणों के आक्रमणों को रोका, लेकिन लगातार युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इस स्वर्ण युग में आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान को नई दिशा दी और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कालिदास ने अमर काव्य रचनाएं की और धन्वंतरि ने आयुर्वेद को विकसित किया। गुप्त साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया, लेकिन जो उसने भारत को दिया, विज्ञान, कला, संस्कृति और ज्ञान, वह कभी समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए इतिहास आज भी कहता है, गुप्त काल केवल एक शासन नहीं था, यह भारत की आत्मा का स्वर्ण युग था।